बेटा हम लोगों ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में अभी तक मैंने आपको डार्विन के बारे में बता दिया था। डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है बेटा, हम लोग उसको लिखेंगे इस लेक्चर के बाद में, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डार्विन की सिलेक्शन की थ्योरी बताऊंगी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं बेटा, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा। आपको पता है कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है द ग्रेजुअल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म, स्लो चेंजेस। कैसे चेंजेस होते हैं, स्लो चेंजेस होते हैं। तो इवोल्यूशन जो होता है वो स्लो चेंजेस करता है, यानी कि स्लो चेंजेस होते चले जाते हैं। और चेंजेस कैसे होते हैं ये आपको पता है कि चेंजेस होते हैं वेरिएशन से, ठीक है ना बेटा। ये आपको पता है कि चेंजेस कैसे होते हैं, वेरिएशंस से चेंजेस होते हैं। तो वेरिएशंस जब किसी ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं तो वो वेरिएशंस उसकी आगे की जनरेशन में पहुंचते हैं, वही वेरिएशंस के आगे की जनरेशन में पहुंचते हैं। और धीरे धीरे करके ये जनरेशन टू जनरेशन आगे चलते चले जाते हैं वेरिएशंस, यानी कि हम इसको एक वर्ड कहते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जनरेशन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जब वेरिएशंस जनरेशन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तभी होता है एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन, एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अब उसका एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो गया। तो इवोल्यूशन जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से होता है। कोई पहले से प्रेजेंट जो स्पीशीज़ है उससे एक नई स्पीशीज़ बन रही है। कैसे बन रही है भाई, स्लो चेंजेस हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है। अब बात आती है ये कि इवोल्यूशन जो होता है, देखो बेटा हम लोग इवोल्यूशन को ना ध्यान रखना है आप लोग कि इवोल्यूशन को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं, इवोल्यूशन को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं बेटा, है ना। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं इवोल्यूशन को। क्यों ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब, ऑर्गेनिक वर्ड लिखने का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो रहा है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। क्या है ये, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। इवोल्यूशन के एविडेंसेस, यानी कि इवोल्यूशन के क्या क्या सबूत हैं, क्या प्रमाण हैं, क्या सबूत मिले कि भाई इवोल्यूशन हुआ है, कि इस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन उस वाले ऑर्गेनिज्म से हुआ है। ये सब के एविडेंसेस मिले हैं जिससे ये पता लगा है कि यस हमारा इवोल्यूशन एप से हुआ है, और ये पता लगा है कि यस हमारा इवोल्यूशन एप से हुआ है, छिपकली का इवोल्यूशन किससे हुआ है, डायनासोर से हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर्स को मैच करते हैं। कैरेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो गए, यानी कि इसका मतलब है कि इसका इवोल्यूशन इसी से हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग उसको इवोल्यूशन के एविडेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हम लोग उसको बोलते हैं बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि होमोलोगस और ये मैंने इवोल्यूशन के एविडेंसेस लिख रखे हैं जो कि आपको पढ़ना है। होमोलोगस ऑर्गन ये एविडेंसेस है, एनालोगस ऑर्गन की एविडेंसेस है, और ये फॉसिल है ना, फॉसिल ये शायद आपने सुना होगा फॉसिल। तो ये एविडेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एविडेंसेस कहलाते हैं बेटा। तो अगर अब हम लोग पहले वाले एविडेंस की बात करेंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब ये है बेटा वो ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और ओरिजिन भी उनकी सिमिलर ही होती है। उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, ओरिजिन भी उनकी सिमिलर है, लेकिन उनका काम अलग है। बात समझ में आती है, स्ट्रक्चर सेम है, काम अलग है। यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। ठीक है, क्या सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो सिमिलर है बट फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन कैसे है बेटा, डिफरेंट फंक्शन है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ इसका, होमोलोगस ऑर्गन का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हम क्या, क्योंकि एनालोगस होमोलोगस में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा होमो का मतलब होता है एक जैसा, होमो का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा एक जैसा यानी सिमिलर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। होमोलोगस ऑर्गन सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट
फंक्शन। स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग, मेढक, फ्रॉग के आगे के पैर या फ्रॉग के लिम्स की ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फ्रॉग के जो लिम्स होते हैं वो हमारे जो हाथ हैं वो फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और छिपकली के जो पैर हैं वो तीनों का एक जैसा स्ट्रक्चर है। एक जैसा स्ट्रक्चर कहने का मतलब आप सोचेंगे भाई एक जैसा स्ट्रक्चर है बेटा, एक जैसा स्ट्रक्चर कहने से मतलब है कि हमारे अंदर ये जो बोन्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, बोन्स का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिमिलर है। वही बोन्स ये फोर लिम्स में, वही बोन्स फोर लिम्स कहते हैं, इनको बोलते हैं, हाथों को कहते हैं फोर लिम्स और पैरों को कहते हैं हिंड लिम्स। तो हमारे जो हाथों की हड्डियां हैं, हमारे हाथ में जो हड्डियां हैं, ठीक है ना, वो हड्डियां वैसी ही हैं, वही हड्डियां हैं जो कि मेढक में हैं, फ्रॉग में हैं, वही छिपकली में भी हैं। लेकिन आप देखिए स्ट्रक्चर तो सिमिलर है बोन्स का, लेकिन काम अलग अलग है। काम क्या है? काम अलग अलग है। जैसे आपको मालूम है ह्यूमन बीइंग्स अपने फोर लिम्स को करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने में। हम खाना खाते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा काम हम अपने हाथों से कर रहे हैं, ठीक। फ्रॉग जो है अपने फोर लिम्स का यूज़ किस काम में कर रहा है? उछलने में कर रहा है। किस काम में कर रहा है? उछलने में कर रहा है, जंप करने में करता है वो अपने फोर लिम्स का यूज़। तो आप देख रहे हैं काम अलग अलग है। छिपकली रेंगने में कर रही है, छिपकली क्या कर रही है? रेंगने में कर रही है। रेप्टाइल है ना, वो तो रेंगती है, तो उसका है। और दूसरी चीज़ वो दीवार से चिपकने में हेल्प करते हैं उसके फोर लिम्स, ठीक है। तो ये देखें आपकी फंक्शन अलग है, काम एक ही है, काम एक ही है, सॉरी फंक्शन सिमिलर है बट काम फंक्शन डिफरेंट है पर सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो आपको ध्यान रखना है होमोलोगस ऑर्गन सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पर आपको फ्रॉग, लिजर्ड, ह्यूमन बीइंग्स की फोर लिम्स के एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप क्या ध्यान रखेंगे? फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, लिजर्ड और फ्रॉग सेम है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, बट काम अलग अलग है, ये आपको पता चल जाए कैसे। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स, इसका अपोजिट कर दीजिए, वो एनालोगस ऑर्गन हो गया। एनालोगस ऑर्गन क्या हो गया? डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन। देख रहे हैं आपका अपोजिट हो गया ना, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन। ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है और सिमिलर फंक्शन। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप क्या समझ सकते हैं? आप देखिए इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। इंसेक्ट, कीड़े, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, इनके विंग्स देखिए, ठीक है ना। इंसेक्ट ऑफ विंग्स ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के भी विंग्स होते हैं और इंसेक्ट के भी विंग्स होते हैं। आपको मालूम है देखने में कितने अलग अलग लगते हैं, देखने में कितने डिफरेंट हैं दोनों ही। काम दोनों का एक है क्या? दोनों ही फ्लाइंग का काम कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं, उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, फ्लाइंग, दोनों का काम एक ही है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट सिमिलर फंक्शन है। क्या बेटा? डिफरेंट स्ट्रक्चर सिमिलर फंक्शन। तो ये कहलाता है एनालोगस ऑर्गन्स। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं ये, ठीक है। मैं आपको पूरे प्रॉपर नोट्स भी इसके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। इसमें क्या है कि डिफरेंसेस वगैरह भी इसके पूछे जाते हैं इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनालोगस ऑर्गन्स क्या है, ठीक है। तो ये दो एविडेंसेस हुए जो कि एवोल्यूशन के एविडेंसेस हैं, जिनसे ये पता चला है कि किसका एवोल्यूशन किससे हुआ है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिएगा कि क्या है, और आपको इसमें इनके डिफरेंसेस को ज़रूर याद करना पड़ेगा। इनके क्या क्वेश्चन में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पर पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अब हम आपको तीसरा एविडेंस बताएंगे बेटा, फॉसिल्स।
बेटा फॉसिल आपने पहले कभी सुना होगा ज़रूर। फॉसिल का मतलब क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल जब मर जाते हैं तो उनके जो डेड रिमेन्स रह जाते हैं, बचे हुए पार्ट रह जाते हैं, मरे हुए एनिमल्स, मरे हुए प्लांट से जो अवशेष रह जाते हैं, कह सकते हैं पार्ट्स रह जाते हैं, उनको कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, तो फॉसिल्स क्या है आपको पता है? द डेड remains of plants and animals। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फॉसिल्स जो है बेटा कैसे दिखते हैं। देखो फॉसिल्स जो होते हैं ना, एक तरह से पत्थर जैसे होते हैं। कोई पत्थर है, उस पत्थर पर यूँ किसी एनिमल का हाथ छपा हुआ है, उस पत्थर पर किसी एनिमल का हाथ छपा है, या किसी एनिमल का पैर छपा है, या किसी एनिमल के विंग्स छपे हुए हैं, तो उनको साइंटिस्ट देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिरकार ये जो छपा हुआ है, इसका प्रिंट जो छपा हुआ है किस एनिमल का है, तो ये पता लगाते हैं, तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं। तो ये पता लगता है कि तो आखिरकार वो पत्थर पर कैसे छप जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। ऑफ फॉसिल। देखो बेटा फॉसिल बनते कैसे हैं? फॉसिल्स बनते हैं सेडिमेंटेशन से। कैसे बनते हैं? सेडिमेंटेशन से। जैसे कि सपोज कहीं पर कोई एनिमल मर गया, भाई उस एनिमल को उठाने वाला तो कोई है नहीं। सपोज जंगल में कोई एनिमल मर गया तो उसको उठाने वाला तो है नहीं, तो जंगल को वो एनिमल मरा है तो वो वहीं की वहीं गिर जाता है, और उसके बॉडी के जो हार्ड पार्ट होते हैं ना, हार्ड पार्ट्स, हड्डी वगैरह, हाथ पैर, हार्ड पार्ट्स होते हैं, वो ज़मीन पे मिट्टी में छप जाते हैं। उनके इम्प्रेशंस मिट्टी में आ जाते हैं। इम्प्रेशन कहते हैं उसको। हाथ पैर या जो भी बॉडी के हैवी पार्ट्स होते हैं, यानी हार्ड कहना चाहिए, हार्ड पार्ट्स होते हैं, बॉडी के हार्ड पार्ट्स उस मिट्टी पर छप जाते हैं। ठीक है, छप गए। अब आपको मालूम है कोई भी एनिमल अगर मर जाता है तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है ना, कोई भी एनिमल जब मर जाता है या कोई भी प्लांट जब मर जाता है तो आपको मालूम है डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन कौन करता है? डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन कौन करता है? डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन करते हैं बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन जब बैक्टीरिया या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देते हैं तो वो बॉडी को केमिकल मतलब रिएक्शन करते हैं और बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना उनको मिट्टी में मिला देते हैं। बाकी भारी बोन्स तो नहीं रहते, तो हड्डियाँ तो छप गई, हार्ड पार्ट तो छप गए पहले ही, डिकम्पोजिशन बॉडी का हो गया, मिट्टी में मिल गया सब कुछ। फिर क्या होता है कि अगर धूल, सपोज बॉडी यहीं वहीं पड़े, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन चलता रहता है मिट्टी के अंदर, धूल उड़ती हुई आई उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर आके टक गई, धीरे धीरे करके धूल परतें, धूल की लेयर्स जमती चली जाती हैं और वो एनिमल बिल्कुल मिट्टी की परतों के नीचे जम जाता है। और मिट्टी की लेयर जब एक के ऊपर एक जमती चली जाती है बेटा, तो वो हार्ड पार्ट बन जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है। जब मिट्टी की लेयर एक के ऊपर एक लेयर जमती चली जा रही है ना, उसको तो सेडिमेंटेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं बेटा? सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक मिट्टी की लेयर जमती चली जाती है तो वो पत्थर बन जाता है। और आपको मालूम है कि पहले ही मिट्टी पर छप चुका है हार्ड पार्ट, फिर साइंटिस्ट उसको निकालते हैं तो पता लगता है कि पत्थर पर वो छपा हुआ, उसको संभाल के रख देते हैं। फिर उस पर रिसर्च की जाती है कि किस तरीके से ये एनिमल किससे मैच कर रहा है, ये सब कुछ देखा जाता है। तो इस तरीके से फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। सपोज मैं अगर फॉसिल्स की बात करती हूँ तो ये पता लगाना है कि कौन सा फॉसिल कितना पुराना है। पहले चीज़ तो हम ये समझते हैं कि कैसे बने होंगे फॉसिल। बहुत समय पहले, सबसे पहले जब इन्वर्टिब्रेट्स हुआ करते थे, इन्वर्टिब्रेट्स जानते हैं ना बेटा आपको, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको पता लगेगा एनिमल वाला पार्ट। 9th में आपने पढ़ा होगा, यस 9th में आपने इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स पढ़े होंगे। इन्वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनकी बैकबोन नहीं होती है, तो सबसे पहले वही होते थे। और सालों पहले जब इन्वर्टिब्रेट्स हुआ करते थे, वो इन्वर्टिब्रेट्स जब मरे तो मिट्टी में दब गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? इन्वर्टिब्रेट्स के बाद में हॉर्स लाइक क्रिएचर्स आए। हॉर्स लाइक क्रिएचर्स यानी जो हॉर्स के जैसे दिखते थे पर हॉर्स थे नहीं वो।
हॉर्स लाइक क्रिएचर्स है, हॉर्स लाइक क्रिएचर्स भी वहीं मर गए, वो भी बेचारे दब गए मिट्टी के नीचे, ठीक है। तो आप सोचिए किस तरह के। फिर हॉर्स लाइक क्रिएचर्स के बाद सपोज डायनासोर्स आए, डायनासोर्स आए तो डायनासोर्स भी आपको मालूम है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो भी वहीं मर गए, दब गए मिट्टी में। तो आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेब्रेट्स, उसके ऊपर हॉर्स लाइक क्रिएचर्स, उसके ऊपर डायनासोर्स लेयर जब चली है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, जब तो वो जंगलों में घूम के रिसर्च करते हैं कि क्या कहाँ पर कौन सा एनिमल है। तो सपोज़ कभी कोई साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो कहीं से उन्होंने देखा कि धूल उड़ती हुई आ रही है, उस धूल की जब टेस्टिंग की गई तो देखा उस धूल में, जो धूल उड़ती हुई आई थी कहीं से, उस धूल में कुछ पार्टिकल्स थे जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थे। तो उन्होंने ये पता लगाया कि आखिरकार ये धूल उड़ती हुई कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने ये पता लगाया धूल उड़ती हुई कहाँ से आ रही है, वो उन्होंने देखा कि अरे भाई धूल उड़ती हुई यहाँ से आती है, उनको लगा यहाँ ज़रूर कोई एनिमल है। तो उन्होंने क्या किया, उसको खोदना शुरू करा ज़मीन को वहीं से, जहाँ उनको पता लगा कि कोई एनिमल तो नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने उसको खोदना शुरू करा। जब खोदना शुरू करा तो सब मालूम है आपको, सबसे लास्ट में कौन सा एनिमल दबा था, डायनासोर। तो जब खोदना शुरू करा डायनासोर के फॉसिल मिल गए उनको। उन्होंने और खोदा तो पता लगा हॉर्स लाइक क्रिएचर के फॉसिल्स मिल गए, और खोदा तो इन्वर्टिब्रेट्स मिल गए। इस तरीके से उनके पास फॉसिल्स आ गए। अब उन्होंने फॉसिल्स पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ये पता लगा लेते हैं कि आखिरकार फॉसिल्स किसका है, क्योंकि उन्होंने देखा धूल के पार्टिकल उड़ते हुए आ रहे हैं, उसमें उनको डीएनए भी मिल गया। आपको मालूम है किसी भी एनिमल का अगर डीएनए मिल जाता तो आप पूरा ऑर्गेनिज्म उससे बना सकते हैं, डीएनए से पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं ये एविडेंसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एक मैं फॉसिल्स की बात बताऊंगी आपको बेटा। एक फॉसिल है जिसका नाम है, पुराना फॉसिल है जिसका नाम है आर्कियोपिटेरिक्स। आर्कियोपिटेरिक्स एक फॉसिल है जिसका नाम है आर्कियोपिटेरिक्स। ये जो आर्कियोपिटेरिक्स था ये एक फॉसिल था, मिला है। इस आर्कियोपिटेरिक्स के अंदर बेटा बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स मिले, इस आर्कियोपिटेरिक्स के अंदर बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स मिले और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स मिले। क्या समझे? इस आर्कियोपिटेरिक्स जो फॉसिल था, इस आर्कियोपिटेरिक्स में बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स मिले और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स मिले। यानी आर्कियोपिटेरिक्स में बर्ड्स के जैसे पंख देखे गए, विंग्स देखे गए, बर्ड्स के जैसे विंग्स थे इस आर्कियोपिटेरिक्स के पास, और रेप्टाइल्स के जैसे दांत थे। रेप्टाइल्स के जैसे कैसे रेप्टाइल्स की तरह से दांत थे, इसके टीथ इसके रेप्टाइल्स के जैसे थी, हड्डियाँ इसकी रेप्टाइल्स की जैसी थी। तो फिर साइंटिस्ट को लगा इसका मतलब ये है कि रेप्टाइल्स के इवोल्यूशन, इसका मतलब ये साइंटिस्ट ने क्या सोचा, इसका मतलब रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन बर्ड से हुआ है। रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन क्या बर्ड से हुआ है, साइंटिस्ट ने ये सोचा, क्योंकि इसके अंदर दोनों कैरेक्टर मिल रहे हैं, बर्ड्स के भी और रेप्टाइल्स के भी। तो उनको लगा इसका मतलब बात यह है कि रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन बर्ड से हुआ है। तो इस तरीके से अंदाज़ा लगाया था बहुत सारे फॉसिल्स को देखकर कि क्या कैरेक्टर किससे मिल रहे हैं। जिस एनिमल जैसे कैरेक्टर, जिस एनिमल से ज़्यादा मिल रहे होंगे कैरेक्टर, इसका मतलब उसका इवोल्यूशन उसी से हुआ है। जैसे हम लोगों के कैरेक्टर्स जो हैं वो किससे मिलते हैं, हम लोगों के कैरेक्टर्स एप से, लंगूर से, बंदर से, इनसे मिलते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ यस ये हमारे सबसे पास के पूर्वज हैं हमारे, यानी हमारा इवोल्यूशन एप से, लंगूर से, बंदरों से, इनसे हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कैरेक्टर्स को मैच करके ये पता लगा लिया जाता है कि आखिरकार हमारा इवोल्यूशन या किसी भी एनिमल का इवोल्यूशन किससे हुआ है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरीके से ये फॉसिल्स बनते हैं। चलिए अब मैं आपको ये बताती, हमने बात की कि फॉसिल्स बनते कैसे हैं। ठीक है, अब हमें अगर ये पता लगानी है फॉसिल की एज क्या है, एज ऑफ फॉसिल, किसी भी फॉसिल की एज क्या है, तो फॉसिल की एज पता लगाने के लिए बेटा दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है बाय डिगिंग, है ना। फॉसिल की एज पता लगाने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है बाय डिगिंग और दूसरा होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, कार्बन 14 रेडियो
एक्टिव आइसोटोप्स, जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन डेटिंग बोलते हैं। फॉसिल की एज पता लगाने के ये दो मेथड होते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कैन यू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल? फॉसिल की एज कैसे पता लगा सकते हैं? तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल? दो मेथड्स हैं, बाय डिगिंग और कार्बन डेटिंग। बाय डिगिंग क्या? डिगिंग यानी खोदना मिट्टी को। बाय डिगिंग मिट्टी को खोदेंगे, मिट्टी को खोदा तो सबसे ऊपर जो फॉसिल मिलेगा वो सबसे नया है, सबसे ऊपर मिट्टी। बाय डिगिंग का मतलब समझे बेटा? बाय डिगिंग का मतलब मिट्टी को खोदना। तो मिट्टी को जब खोदेंगे तो सबसे ऊपर जो फॉसिल मिलेगा वो सबसे नया है, और सबसे नीचे जो फॉसिल मिलेगा वो सबसे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो बाय डिगिंग हो जाएगी। कार्बन डेटिंग की बात अगर करते हैं, कार्बन डेटिंग क्या है? तो बेटा कार्बन डेटिंग का मतलब है, मैंने कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी लिखा है। आइसोटोप शायद अपन केमिस्ट्री में पढ़ोगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन 14। बेटा हम सभी की बॉडी में कार्बन होता है, हम सभी की बॉडी में कार्बन होता है, और हम सभी की बॉडी में कार्बन 14 होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हम सभी की बॉडी में। और जब कोई इंसान मर जाता है, या जब कोई एनिमल मर जाता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन 14 की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। बात को समझो बेटा? कार्बन 14 की क्वांटिटी डेथ के बाद में कम होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा CID वगैरह जो होता है उसमें ये पता कैसे लगा लेते हैं कि इसकी डेथ है, इसका मर्डर मतलब 1 घंटे पहले हुआ है, या इसका मर्डर 3 घंटे पहले हुआ है, या 1 साल पहले हुआ है। कैसे पता लगा लेते? कार्बन 14। तो कार्बन डेटिंग का मतलब है कार्बन 14। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो कार्बन 14 यानी रेडियो एक्टिव कार्बन जो है ये कम होने लगता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे फॉसिल को देखा गया, तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन 14 की बहुत ही कम क्वांटिटी खत्म हुई है, मतलब बहुत सारा कार्बन 14 अभी बाकी है, बहुत कम क्वांटिटी खत्म हुई है कार्बन 14 की, इसका मतलब वो सबसे नया आइसोटोप, इसका मतलब वो सबसे नया फॉसिल है। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन 14 बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन 14 बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो सबसे पुराना फॉसिल है। बात समझे? जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन 14 मिल रहा है, जिस डेड बॉडी या जिस फॉसिल के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन मिल रहा है, कार्बन 14 मिल रहा है, वो सबसे नया है। और जिसके अंदर कार्बन 14 बहुत ही कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो सबसे पुराना फॉसिल है। इस तरीके से फॉसिल की एज को पता लगाया जाता है। हमने तो ये बात की है एनिमल्स की। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के फॉसिल कैसे बनते होंगे? क्योंकि हमने तो ये कहा है ना कि फॉसिल में तो हार्ड पार्ट छप जाते हैं, फॉसिल में हार्ड पार्ट छप जाते हैं मिट्टी पर, तो उनके इम्प्रेशन छप जाते हैं और उनसे फॉसिल बन जाते हैं। लेकिन प्लांट के पास तो कोई हार्ड पार्ट नहीं होता है। लीफ, पत्ती, लीफ के फॉसिल मिले हैं, फ्लावर के फॉसिल मिले हैं। तो सोचिए कि इतने सॉफ्ट पार्ट्स के कैसे बन जाते होंगे, प्लांट के फॉसिल पर कैसे बनते होंगे। तो बेटा कैसे बनते हैं मैं बताती हूँ। सपोज कोई प्लांट मरा, यानी कि उसकी पत्ती ज़मीन पर गिरी, मरा से मतलब उसकी पत्ती ज़मीन पर गिरी, वहाँ पर गीली मिट्टी होगी, है ना, गीली मिट्टी होगी, प्लांट लगाए वहाँ पर, तो वो मिट्टी में जैसे ही गिरी तो गीली मिट्टी में वो लीफ छप गई, बस लीफ का इम्प्रेशन छप गया। क्यों? मिट्टी गीली थी। कैसी मिट्टी थी? गीली मिट्टी थी, बस गीली मिट्टी पर उसका इम्प्रेशन छपा लीफ का। उसके ऊपर फिर मिट्टी के ढेर होते चले गए, मिट्टी जमती चली गई, धूल जमती चली गई, सेम उसी तरीके से एक पत्थर बन गया और उस लीफ तो हो जाएंगे खत्म, लेकिन उसका इम्प्रेशन तो छप गया। क्योंकि उसमें जो वेन्स होती हैं, साइड की मिड रिब होती है, साइड वेन्स होती है, वो सब मिट्टी में छप गई थी, क्योंकि मिट्टी कैसी थी? गीली थी। और फिर मिट्टी में इम्प्रेशन छप गया और उसके बाद उसके ऊपर धूल जमती चली गई, उसके ऊपर धूल जमती चली गई और वो पत्थर बन गया। और क्या बन गया? लीफ का फॉसिल। क्या बन गया? वो लीफ का फॉसिल बन गया बेटा। तो इस तरीके से प्लांट के फॉसिल्स बनते हैं। इस तरीके से क्या बनते हैं? प्लांट के फॉसिल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? तो आज हमने ये फॉसिल्स पढ़े बेटा। क्या पढ़े हमने? फॉसिल्स के एज और फॉसिल का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, हमने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस पढ़े। ठीक है, 3 एविडेंसेस पढ़े आज हमने, 3 ही पढ़े हैं आपको।
ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इनकी इवोल्यूशन की जो एविडेंसेस हमने पढ़े, पहला हमने एविडेंस कौन सा पढ़ा, होमोलोगस ऑर्गन, ध्यान रखना है आपको उसका एग्जाम्पल। फिर हमने कौन सा पढ़ा, एनालोगस ऑर्गन, उसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको। फिर हमने तीसरा कौन सा पढ़ा, फॉसिल। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ों के एग्जाम्पल्स सब याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अब डार्विन की थ्योरी लिखवाऊंगी कि डार्विन की थ्योरी क्या है। ठीक है, डार्विनिज्म किसको बोलते हैं, डार्विन थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने डार्विन के बारे में आपको बताया भी है। तो डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, मतलब लिखेंगे, मैं आपको लिखवाऊंगी डार्विन की थ्योरी, नोट्स लिखवाऊंगी मैं आपको। और जितने भी आज हमने ये एविडेंसेस पढ़े हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके एविडेंसेस के, जितने भी एविडेंसेस पढ़े इनके नोट्स लिखेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डार्विन की थ्योरी के नोट्स लिखवाऊंगी और ये जितने भी एविडेंसेस आपने पढ़े हैं इनके नोट्स भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा।